नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज संसद से सुप्रीम कोर्ट तक और सड़क तक सब तरफ से चुनाव आयोग, उस पर लगे आरोप और चुनाव आयोग की सफाई या चुनाव आयोग की दलीलें दिखाई देंगी। अब ये एक आर पार की लड़ाई है। किसी भी राष्ट्र के अंदर 25 साल का वक्फा काफ़ी बड़ा होता है। अगर हिंदुस्तान में देखें तो आज़ादी के बाद लगभग 25 सालों बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा है कि जिससे राजनीति की दिशा बदलती रही है। इस वक्त चुनाव आयोग मुझे लगता है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के बदलाव के लिए सबसे ज़्यादा सेंटर में है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रेशर है, दूसरी तरफ राहुल गांधी के लगातार आरोपों से घिरे चुनाव आयोग को अब आर पार की लड़ाई मर जाना होगा। यानी उसको या तो अपनी जो वैधानिकता है उसको साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की भी एक चुनौती का सामना करना है, दूसरी तरफ जनता की निगाहों में अपनी जो उसकी अपनी विश्वसनीयता है उसको बचाए रखने के लिए राहुल गांधी के आरोपों पर सीधे टकरा कर जवाब देना होगा। लेकिन इतिहास क्या कहता है? क्योंकि जब भी राहुल गांधी सड़क पर उतरते हैं और खासतौर से ऐसे मुद्दे पर उतरते हैं, कई बार इतिहास उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। ये तो हर बार आदमी कहता है कि इतिहास में जिया नहीं जाता, लेकिन इतिहास के बिना जीने वाले देशों की हालत भी दिखाई देती है। तो आज अगर हम इस पूरे मसले को देखें कि क्या है आज चुनाव आयोग, तो पहले मैं चुनाव आयोग को दो हिस्सों में बात करने की कोशिश करूंगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट पर बात करेंगे कि किस तरह से चुनाव आयोग ने अपनी रीढ़ दिखाई है और संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट के साथ आर पार की लड़ाई की शुरुआत की है। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, आज राहुल गांधी सहित एनडी गठबंधन के लोग संसद से चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मार्च करेंगे। उसमें जो उनके तमाम जितने भी एनडी गठबंधन और विपक्षी सांसद हैं वो लोकतंत्र बचाओ, वोट चोरी रोको और इस सब के साथ चुनाव आयोग तक धावा बोलेंगे। उनके मुताबिक अगर हम देखते हैं, और चुनाव आयोग के दफ्तर पे वो अंदर जाएंगे या नहीं, क्योंकि राहुल गांधी को चुनाव आयोग कई बार बुला चुका है और हाल फिलहाल में जो उनके आरोप हैं उस पर भी दो राज्यों की तरफ से जो चुनाव आयोग हैं उनकी तरफ से नोटिस आ चुका है राहुल गांधी को अपने आरोपों को सच साबित करने के लिए। तो एक दूसरा राजनीतिक पहलू पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर मुद्दा चल रहा है। एडीआर वाले मसले पर जब हमने लास्ट टाइम बातचीत की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर किसी के नाम हटाए जाएंगे तो हम ये रद्द कर देंगे। इसके साथ उन्होंने कहा था कि अगर आप ये कुछ भी नाम हटाएंगे, मतलब कोई भी गलत फहमी या उसका नाम हटाएंगे, नाम जोड़ने के लिए हैं और आपको सुझाव दिया जाता है। उन्होंने सुझाव दिया था आधार को और जो मतदाता प्रमाण पत्र है और राशन कार्ड को शामिल करने का। उससे पहले में साफ तौर पर चुनाव आयोग ने अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखते हुए कहा था कि वो इन सब चीज़ों को शामिल नहीं कर रहा है, क्योंकि जो 11 दस्तावेज जो उसने कहा है उन सबको शामिल होने के साथ। लेकिन चुनाव आयोग आपको दिखेगा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, चूंकि सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करता है संविधान का, लिहाजा उसकी बात भी मानी जाती है। लेकिन अब चुनाव आयोग को जिस तरह का थ्रेट उस दिन दिया, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से ये बताने की कोशिश कर रहा था ही इज ए टीचर और बाकी सब लोग उसके स्टूडेंट हैं, उसके खिलाफ जो चुनाव आयोग ने एडिशनल अपना हलफनामा दिया एडीआर को, दरअसल ये पिछली तारीख पर कहा गया था कि एडीआर को वो तमाम लोगों की लिस्ट दे, 65 लाख लोगों की जानकारी दे और साथ में ये भी दे कि किस वजह से उनको हटाया गया। चुनाव आयोग बिल्कुल क्लियर कह चुका था अपनी दलील में कि वो किसी को भी बिना वैधानिक प्रक्रिया के नहीं हटाएगा। यानी ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जिसको उसका जो राइट है उसको अवेल करने ना दिया जाए। यानी जो उसके नाम नहीं अगर शामिल किए गए हैं मतदाता सूची में, तो इसका मतलब जो ड्राफ्ट है मतदाता सूची का, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको मौका नहीं दिया जा रहा। ये एक मतदाता ड्राफ्ट सूची है जिसमें ये कहा जा रहा कि इनके लोगों के जो उन्होंने प्रारूप दिया था भरने के लिए वो शामिल हो गए हैं, फॉर्म शामिल हो गए हैं, लिहाजा बाकी को वो मौका देंगे अगर वो सब सामने आते हैं। और उन्होंने इस पर जो राजनीतिक दलों के बीएलओ जो शामिल हुए थे, जो एजेंट को इस प्रक्रिया में शामिल किया था, उनकी तरफ से किसी भी शिकायत को उन्होंने कहा था उसको दूर किया जाएगा। एक तो पहली बात ये थी कि अब तक कोई शिकायत किसी राजनीतिक दल ने नहीं की, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा ये है कि इसके बावजूद चुनाव आयोग ने जिस तरह से एडीआर जो इसमें पहली प्रायोरिटी पार्टी है विपक्ष में इस एसआईआर के खिलाफ,
उसको जो देने के लिए कहा था सूची, उस पर ऐसा जो चुनाव आयोग है उसने बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि संवैधानिक जो चीजें हैं उनके मायने क्या हैं। क्योंकि अपने एडिशनल एफिडेविट में उसने साफ कहा, जो जवाब दिया उसके बाद उसको जवाब देना था, उसने कहा है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची के बाहर वोटों की अलग, जो अलग बाहर हुए वोटर्स की अलग सूची बनाना या उनके नाम न शामिल करने का कारण बताना कानून में जरूरी नहीं है। उप निर्वाचन आयुक्त संजय कुमार ने इसमें हलफनामे में कहा है कि जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है और मतदाता पंजीकरण नियम है उसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस पे अब सुनवाई चूंकि मंगलवार को होनी है, तो सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने कहा कि ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर कोई हटता है, इसमें बिल्कुल साफ लाइन है, चुनाव आयोग को यह बताने की बाध्यता नहीं, लेकिन अगर किसी के साथ कोई मिसकंडक्ट हुआ है तो वो इसको लेकर समाज वापस आ सकता है और उसके साथ उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होता और उसको लगता है ये सही से लीगल तरीके से नहीं किया गया तो कोर्ट में आ सकता है। ये खुले तौर पर था। दरअसल जो 65,000 लाख वोटर्स की विधानसभा वार जो सूची थी, नाम हटाने का कारण यानी मृत्यु, स्थानांतरित या डुप्लीकेट जारी करने की मांग एडीआर ने की थी। पीयूसीएल है, आपको मालूम होगा, इस मतलब कई सारे अच्छे काम भी होंगे लेकिन बहुत सारे कामों में आप इन संगठनों को देखते हैं। एडीआर ने कहा था कि दरभंगा कैमूर में बीडीओ ने बड़ी संख्या में नामों को नॉट रिकमेंडेड चिन्हित किया जबकि फॉर्म अपलोड थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये 9 अगस्त तक 65 लाख छूटे मतदाताओं का विवरण पेश करने को कहा गया कि उनके नाम दीजिए, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया है कि वो इस तरह की कोई चीज नहीं देंगे। एडीआर का दावा जो है झूठा व भ्रामक है। मतदाता ऑनलाइन एपिक नंबर से अपने फॉर्म देख सकते हैं। नॉट रिकमेंडेड प्रशासनिक स्क्रूटनी का हिस्सा है, पात्रता पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल जो कानूनी स्थिति है, जो संविधान ने शक्ति दी है, उस सब को क्लियर तौर पर चुनाव आयोग कह रहा है। चुनाव आयोग अगर इस वक्त अपने कोई जेन्युइन राइट की भी बात कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से और विपक्ष से उसको सुनना पड़ रहा है। अगर हम ये देखें कि वो लगातार सुन रहा है, जबकि उसने कहा अब चूंकि अब ये कैंपेन शुरू हो गई है चुनाव आयोग के खिलाफ, अब चूंकि कल से जैसे सुनवाई शुरू होगी तब इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख देखने को होगा, क्योंकि अब चुनाव आयोग सीधे तौर पर कह चुका कि वो अपनी जो संवैधानिक ड्यूटी है उसको पूरा कर रहा है और उसमें ऐसा कोई कारण उसको नहीं बताया गया कि जो वो अपने इस जो सूची है उनके जिनके नाम काटे गए हैं, अभी तक नाम शामिल नहीं किए गए, मैं नाम काटना गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा था, तो उनको वो बताने के लिए अभी बाध्य नहीं है। जब वो पूरी सूची होगी उनके नाम क्यों हटाए गए और उसके लिए उनके पास मौका है, 1 सितंबर तक उनके पास अपना एक मौका है, वो जाकर बता सकते हैं कि हमारे नाम शामिल नहीं किए गए, हमारे पास ये सबूत है। तो इस पर अब सुप्रीम कोर्ट में जो बहस होगी वो देखने वाली होगी, वो इतिहास में ये तय करेगी कि आखिर चुनाव आयोग को क्या राइट है, क्या वो मतदाता सूची से इन नामों को हटा सकता है, क्या एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश में एक सराय की तरह बिहेव होता रहा है। मैं इतिहास के कुछ आपको वो उदाहरण दूंगा जो ये बताते हैं कि कांग्रेस ने उन तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का इस तरह से मजाक बनाया था और इतिहास में शामिल किया, इतिहास में एक ऐसी लाइन शुरू की थी जिसका फल आज ये देश देख रहा है। अब हालांकि अगर राहुल गांधी इस मुहिम को शुरू कर रहे हैं तो उनको पहली गलतियों का भी जिक्र करते हुए आगे की तरफ बढ़ने का रास्ता सुझाना चाहिए था। चुनाव आयोग आज जहां खड़ा है उसके लिए ये लंबा समय जनतांत्रिक प्रक्रियाओं को रहा है। अब चूंकि अब हम लोग देखते हैं कि बहुत ही बहस अहम होगी और सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग ने अपने तरह से बता दिया कि हमारे पास लीगल राइट ये है। चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करना है, उसमें दिखाई देगा और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि आखिर ये कहाँ जाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे एक उस पर कि आखिर राहुल गांधी आज जो कैंपेन शुरू कर रहे हैं उसमें है क्या। राहुल गांधी ने एक पूरी पार्टी ने उनकी एक बाकायदा वेबसाइट लॉन्च कर दी है। उस वेबसाइट्स में उन्होंने वोट चोरी को रखा, यानी
पूरी कैंपेन अब राहुल गांधी पूरे देश में इस पर तय हो गए हैं कि वो चुनाव आयोग ने जो वोट चोरी की है उनके मुताबिक, और वो बीजेपी के साथ मिलके की है, उसका भंडाफोड़ उनको करना है। हालांकि जो पहला उनको उनके आरोपों पर सीधी सी बात आपको भी मालूम है कि उनको एफिडेविट देना, उन्होंने एफिडेविट नहीं दिया है। लेकिन अब चुनाव आयोग आगे बढ़ रहा है। कल भी माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग ने बाकायदा ये तक कहा है कि जिन लोगों ने झूठ बोला है, जिन लोगों ने भ्रामक तथ्य दिए हैं, उन पर हर्जाना जुर्माना लगाया जाना चाहिए। अब वो बात उसकी साख के साथ नहीं, इस संस्था के होने या ना होने पर आ गई है। क्योंकि अगर ये इस तरह से कोई भी एक राजनेता अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए इस तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लगाएगा, तो कल को चुनाव आयोग के लिए कोई भी चुनाव कर पाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इस पर एक बड़ी चीज होने जा रही है। अब कांग्रेस इस पूरी कैंपेन पर वापस आता हूं कि इस पूरी कैंपेन को आज संसद से सड़क तक ला रही है। अभी तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपने देखा राहुल गांधी ने बहुत सारे सबूत दिखाने की कोशिश की, उन पर जवाब आ चुके हैं। उनमें कई सारी चीज़ें लापरवाही की दिख रही हैं और कई सारी चीज़ों का कोई जवाब अभी नहीं बन रहा। अब इस पूरे मसले पर चूंकि कर्नाटक चुनाव आयोग की तरफ से आ चुका है, चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस, और अब हरियाणा की तरफ से भी आया है, और वो महिला जिसका उसके बयान भी सामने आ चुके, जिसके वोट को 2 जगह वोट देने की बात राहुल गांधी ने अपने उस कैंपेन में की थी। तो मुझे लगता है कि ये बड़े दिलचस्प मोड़ पर जा रहा है। और जब राहुल गांधी सड़क पर उतर आए हैं अपने सांसदों के साथ, तो अब ये पूरी उनकी लड़ाई इसी पर निर्भर होगी, क्योंकि ये जो कैंपेन है यही तय करेगा कि क्या उनके चुनाव के हारने के कारणों को वो चुनाव आयोग के मत्थे मढ़ सकते हैं या नहीं। क्योंकि ये कैंपेन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि चुनाव आयोग उन जो अभी चूंकि नोटिस दिए हैं उसके बाद उन पर कार्रवाई की बात की जा रही है, और हुड्डा हो उन्होंने चूंकि पक्ष ले लिया है अपने नेता का, उन्होंने कहा है कि अब जो है ये तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कह दिया है कि आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है, सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर रहा है, हम पीछे नहीं हटेंगे, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का वो कराएंगे, ऑडिट कराएंगे। इसके साथ राहुल को जो सबूत मांगे हैं चुनाव निर्वाचन अधिकारी ने, उन महाराष्ट्र और हरियाणा का नोटिस उन तक पहुंच गया है। अब उन्होंने उसको लिया या नहीं ये तो अलग चीज़ होती है, क्योंकि पिछली बार भी आपको मालूम होगा चुनाव आयोग ने उनके आरोप के तुरंत बाद उनको मेल भी लिखा था और उनके घर एक नोटिस भी भेजा था, दस्ती नोटिस, ताकि वो ये ना कह सकें कि उन्होंने उसको रिसीव नहीं किया था। अब जो वोट चोरी के नाम से कैंपेन है, इस पर डिजिटल जवाबदेही और डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। वेब पेज शुरू कर दिया है। वोट चोरी लोकतंत्र का हमला है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए साफ सुथरी वोटर लिस्ट जरूरी है, आयोग डिजिटल वोटर लिस्ट दे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है चूंकि रात्रि भोज बुलाया है, आज रात्रि भोज भी होगा। इससे पहले दिन में विपक्षी गठबंधन के सांसद संसद परिसर से वहां तक मार्च करेंगे। ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर, वैसे आप लोगों के लिए बता दूं जो लोग वहां दिल्ली में नहीं है, संसद से महज अगर वो निकलते हैं तो 300 मीटर दूर ही या 400 मीटर दूर ही निर्वाचन आयोग का दफ्तर है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, वहां जहां उस पर उनको मार्च करना है, तो वो तो अलग बात है। लेकिन इस मुद्दे को अब सड़क तक कांग्रेस ले आई है, और बिहार में और अलग कहानी चल रही है। इसी मुद्दे पर बिहार में चल रही है, चूंकि विजय सिन्हा के 2 जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके भी 2 मतदाता पत्र को लेकर सवाल हो गया। हालांकि उन्होंने अपनी सफाई दी है, और ऐसे बहुत सारे लोगों के पास होगा। दरअसल आज तक इस देश में लोगों ने ये अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं समझी कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं और वहां जाके अगर वो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाते हैं तो उनको पुरानी लिस्ट से नाम काटना होता है। और चुनाव आयोग इस तरह की, चूंकि अगर एसआईआर 23 साल बाद हो रहा है या 22 साल बाद हो रहा है, तो इस दौरान होने वाले चुनाव की जो चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया है उसमें प्रूनिंग नहीं हुई है, इसका मतलब। और ये बताती है कि ये बहुत ज़रूरी है। एसआईआर की ज़रूरत तो ये तय हो गया, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी हो, और इस तरह के कोर्टों के बहुत सारे बयान इस बात के हैं कि वो सफाई करने की बात की है, क्योंकि अब ये घुसपैठ के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई बन जाएगी। कांग्रेस ने एक बार पहले घुसपैठ की लड़ाई को ज़मीन पर उतार दिया था, यानी कांग्रेस वही इतिहास दोहरा रही है इस वक्त। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी सबूत क्या है, क्योंकि सबूतों पर अब
जवाब देना होगा, इसको देखना होगा, और क्या कल की बहस में इन सब को भी शामिल किया जाता है क्या, क्योंकि जिस तरह की उनकी फाइंडिंग है, जिस तरह से वो अपने लोगों को यकीन दिला रहे हैं, जिस तरह से वो सड़क पर उतर रहे हैं, उस तरह से उनको अपने सबूतों पर पूरा यकीन है। तो लिहाजा कल जब बिहार एसआईआर पर, एडीआर की उस पर बहस हो रही है, तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, तो उस वक्त ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इन सबूतों को वो शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इतिहास के पन्नों की तरफ चलते हैं, जिसकी मैंने आपसे बात की थी कि आखिर ये सब तमाशा हो क्यों रहा है। दरअसल घुसपैठियों के वोटिंग राइट्स दो तीन बचाने की कोशिश है। घुसपैठिए जो अलग अलग राज्यों में इस समय मौजूद है, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास वो है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे, चूंकि इस देश में कानून व्यवस्था की समस्या में कभी घुसपैठियों को शामिल ही नहीं किया गया था। ये इस देश की दृष्टि का एक बड़ा दोष था, चूंकि अपने में खुश लोग ये जानते नहीं थे कल ये जब घुसपैठियों का प्रेशर बढ़ेगा तो जो कानून बनने हैं, जो कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं, संसद हो, विधानसभा हो, उन सब में इन वोटों से जो चुने जाएंगे उन लोगों की जिम्मेदारी, उन लोगों की जो वफादारी होगी वो इन वोटों की तरफ होगी। और ये बात इस देश ने तब भी नहीं समझी जबकि इस देश के एक राज्य ने इस टिकिंग टाइम बम पर बहुत बड़ा विरोध किया था। अब वहां वो वापस, वो अगर उसी समय के समझौतों का पालन हो जाता तो शायद एक रास्ता मिलता। ये दरअसल पिछले साल टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह सामने आया था कि मुंबई में चुनाव को प्रभावित करने के लिए कुछ एनजीओ बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के वोट बनवाते हैं। इस वर्ष जनवरी में पुलिस ने कई घुसपैठियों को पकड़ा, आप देख ही रहे हैं, लगातार घुसपैठिए पकड़े जा रहे। उनके पास असली आधार और वोटर कार्ड मिले। बिहार की जो वोटर लिस्ट में नदारद नाम है, उनमें से कितने लोग इस तरह के हैं, इसकी जांच तो तभी होगी जब ये एसआईआर पूरा हो जाएगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि बंगाल से 500 लोगों को फॉरेन जो इमिग्रेशन दफ्तर है उसकी पहल पर निकाला गया है चुनाव आयोग ने, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से जो एक ड्राइव कंडक्ट की थी बंगाल में, उसमें 500 ऐसे लोग पाए गए जिनके पास मतदाता सूची थी, आधार कार्ड थे, मतदाता सूची में नाम था, आधार कार्ड थे, लेकिन वो बांग्लादेशी थे, अवैध तौर पर आए हुए थे। उन सबके नाम कैंसिल किए गए हैं। ये तो शुरुआती खेप है। खैर अब हम लोग आपको ये बताते हैं कि ये शुरुआत हुई थी दरअसल 1979 में असम में, जो माफ कीजिएगा, जो असम में एक उपचुनाव था मंगलाडोई विधानसभा में, उसमें 26,000 बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में पाए गए। उस समय जब वो मतदाता सूची पढ़ी जा रही थी तो उसमें जब नाम पढ़ने लगे लोग, तब वो पूरे आसाम में एक बड़ी घबराहट फैल गई, क्योंकि उसमें जो असमिया नाम थे उसकी बजाय उसमें बांग्ला मुस्लिम्स नामों की इतनी बहुतायत हो चुकी थी कि उसी के बाद ये हल्ला शुरू हुआ। यानी पूरे देश में अवैध घुसपैठियों की जो कहानी और वो कैसे मतदाता सूची में पहुंचकर कैसे इस देश के निजाम को बदलते हैं, उसकी शुरुआत हुई थी। अब ये 1975 में चुनाव आयोग तब से लगातार सूची से नाम हटाने के, विदेशियों के नाम हटाने के आदेश दे रहा था। ये वहां की बात है 1975 से। केंद्र और राज्य सरकार के दबाव में लगातार आदेशों की अनदेखी हुई और 1978 में तत्कालीन जो चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त SL शखधर ने कहा था कि एक राजनीतिक दल ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए मतदाता सूची में विदेशियों के नाम जुड़वाए हैं। ये बात इसलिए भी समझने की जरूरत है कि उस समय यह सीधा इशारा उन्होंने कांग्रेस की तरफ किया था और उस वक्त असम के चुनावी नतीजों ने इन आरोपों की पुष्टि भी कर दी थी। अगर हम गौर करते हैं, उन्होंने कहा था चुनाव के नतीजे थे 1977 के लोकसभा चुनाव में पूरे उत्तर भारत में, चूंकि इमरजेंसी के बाद के चुनाव थे, बिल्कुल सफाया कांग्रेस का हो गया था। तभी इन्हीं मतदाताओं के दम पे, ऐसा माना जाता है कि इन्हीं मतदाताओं के दम पे कांग्रेस ने असम में 14 में से 10 सीटें जीत गई थी। और जब बाद में 1978 में चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, तो कांग्रेस को 126 विधानसभा सीटों में से महज 9 सीट मिली थी। यानी एक साल पहले आपने लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है कि 14 में से 10 सीटें आपने जीत ली, जबकि पूरे देश में आपके खिलाफ मुहिम वो चल रही थी, आंधी चल रही थी, जनता की आंधी, गुस्से की आंधी। उस समय कोई ईवीएम की आंधी नहीं थी। उस वक्त आप पूरी तरह से वहां सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिली थी। इन 9 सफल उम्मीदवारों में एक कौन थी? अनवरा तैमूर। अब नाम याद रखिए, ये अनवरा तैमूर थी जिनकी दलगांव सीट पर जीत का अंतर महज 9200 वोट था।
जब वो जीती थी, जो कांग्रेस को मिली थी, वो जो एक अनवरा तैमूर थी जिसमें से 92 वोटों से जीती थी, दलगांव सीट भी मंगलाडोई विधानसभा लोकसभा का एक हिस्सा थी। कुछ माह पहले इसी सीट पर, इस विधानसभा सीट पर 14,400 घुसपैठियों के मतदाता सूची से नाम हटाए गए थे। आप समझ रहे हो, वहां से नाम हटाए गए, लेकिन अनवरा तैमूर विधायक बनी रही और 1980 में राजनीतिक उठापटक चली। चूंकि आपको मालूम है सरकार गिर गई, इधर से जनता पार्टी की सरकार में जो कोई कभी चरण सिंह बन रहे थे, कभी मोरारजी भाई बन रहे थे, कभी जगजीवन राम का नाम आ रहा था, और उन्होंने जनता के उस मैंडेट को संभाल के रखने की बजाय, और उसी की देन ये है जो अब विपक्ष में है, ये ज्यादातर उसी राजनीति की देन है जिनको जनता ने सहेज के, जनता ने अपने से आगे बढ़कर उनको समर्थन दिया था कि वो बदलाव की एक नई रास्ते पर चलाएं देश को। महज अगर 1950 से 75 और अब महज 27 सालों में इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी थी, और जिन लोगों को इस लोकतंत्र की जिम्मेदारी वहन करने के लिए दी थी, उन्होंने एक दूसरे को निपटाने में, पूरा लोकतंत्र निपटाने की कसर नहीं छोड़ी थी, और इसीलिए इंदिरा वापस आई थी, और इसीलिए 1980 में वहां फिर वापस हुई, और वहां अनवरा तैमूर जो है वो कांग्रेस ने अनवरा तैमूर को मुख्यमंत्री बनाया। और जिस मंगलाडोई धांधली के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन आसू ने अपना आंदोलन छोड़ा, वहीं से, उसी जगह से निर्वाचित एक विधायक को मुख्यमंत्री बनाना जो घुसपैठियों के बूते पर जूती, इस तरह के आरोप लगातार कंटिन्यू आप देख सकते हैं। उस वक्त अगर आसाम के जनरल आप पढ़ना चाहें, जो भी वहाँ की मैगजीन्स है वो सब बताती हैं कि ये तो एकदम एक ऐसा डिसीजन था जो ये बताता है कि कांग्रेस उन वोटर्स पर कितना रिलाई कर रही है। खैर, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका सबसे पहला निर्णय क्या था? मतदाता सूचियों से विदेशियों की पहचान रोकने का था। केंद्र के दबाव में आयोग के बदले आदेश में कहा गया, चूंकि आयोग उससे पहले उन सूचियों को बदल रहा था, उसने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी व्यक्ति को वोट डालने से न रोका जाए और मतदाता सत्यापन की कार्रवाई चुनाव बाद ही की जाए। इसका प्रयास फिर कांग्रेस को मिला। 1983 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 91 सीटों पर जीत मिली। तब तक असम हिंसा और अलगाववाद की आग में झुलस चुका था। यानी बजाय इसके कि उन घुसपैठियों को बाहर किया जाए, उन घुसपैठियों को हथियार में बदल दिया गया था। अभी एक 25 साल पुराना एक स्टडी थी जिसमें असम के घुसपैठिए चुनाव, अन्य राज्यों के चुनाव को, मतलब असम के अलावा भी बाकी राज्यों में चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। सेंटर फॉर द स्टेट एंड साउथ एशिया स्टडीज ने पाया था कि बंगाल की 292 विधानसभा सीटों में से 52 सीटों पर घुसपैठिए निर्णायक भूमिका में आ गए हैं, जबकि 100 अन्य सीटों पर वह नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। अब ये 2 दशक पहले की स्टडी है। अब वो 2 दशक बाद वो किस स्थिति में होंगे? और उसके बाद तो ये एक संस्थाबद्ध हो गया। ये तो पूरे के पूरे, आज अगर 1993 की बात करते हैं तो जो जनसंख्याविद थे बलजीत राय, उन्होंने ये कहा था कि अप्रवासियों की, यानी इस तरह के अप्रवासियों की संख्या बंगाल और असम में लगभग आधी है। तो आप ये समझ सकते हैं बिहार और झारखंड में ये कितना प्रभाव होगा। ये तो 2008 में गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसने साफ कहा था कि असम में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी विधानसभा और संसद के लिए प्रतिनिधियों के चुनाव में और फलस्वरूप राष्ट्रीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। आपको मालूम है बंगाल में एक जो तृणमूल कांग्रेस की नेत्री थी, वो गांव प्रधान को हटाना पड़ा था फरवरी में, लवली खातून नाम की, क्योंकि वो बांग्लादेशी नागरिक थी और इस देश में प्रधान बन गई और चुनाव की प्रक्रिया का पूरा पालन हुआ होगा, उसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि तृणमूल का जो रवैया आप देखते हैं वो ये है, क्योंकि वो वोटरों के अपने इस संख्या को नहीं हटाना चाहता, क्योंकि और कारण क्या है, वो एक उसकी पार्टी के नेता खोकन दास ने साफ कहा था कि उन्हीं बांग्लादेशियों के नाम, अप्रवासियों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने चाहिए जो तृणमूल को वोट देंगे। तो ये पूरे देश में इस पूरी मुहिम का जो हम लोग SIR की लड़ाई देख रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ये लड़ाई इस वक्त बहुत ज़रूरी है। चुनाव आयोग जिस तरह से निशानों पर है, सवालों के घेरे में है, उसी तरह से ये इस बात की ज़रूरत भी महसूस हो रही है इस बातचीत की लड़ाई में कि आप एक समस्या की तरफ सवाल उठा रहे हैं। इस देश के नागरिक कम से कम कुछ इतिहास खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बॉर्डर पर निगाहें दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ असम में चल रही असमिया पहचान संस्कृति को बचाए रखने की एक आखिरी लड़ाई की कोशिश
को देख रहे हैं। अगर हम उस पूरे उसको देखते हैं तो राहुल गांधी का ये अभियान कम से कम लोगों को, जो सोए हुए लोग हैं, जो इस देश की जनता में अभी तक जिनको राजनीति का अर्थ सिर्फ इतना ही सुनाई देता है कि उनकी जाति के वोट उनके राज्य में किसको पड़े, उनको जगाने का काम कर रहे हैं। ये लड़ाई जो है उन तमाम लोगों को अपने अधिकारों की तरफ जागृत करने की है, क्योंकि अब यह प्रक्रिया रुकेगी नहीं। चुनाव आयोग भले ही अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला इस तरह का देता है कि जो उसकी शक्तियों को, संविधान से मिली हुई शक्तियों को भी अगर वो नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो बात अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी अब बहस अब चलने लगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से राष्ट्रपति और राज्यपालों के पंच कर दिए, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को उसने एक समय सीमा पे बांध दिया। हो सकता है बहुत बड़ी बात हो, लेकिन ये बहस संसद में होनी चाहिए थी कि आखिर जो संविधान जो संसद में बना उसके अंदर क्या हमको एक कोई टाइमलाइन दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे पहले सजेस्टिव हुआ करते थे। इससे पहले के फैसले, यूसीसी का फैसला कई बार कहा गया, उसमें उन्होंने कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की, एक सजेशन दिया। उसी तरह से ये सजेशंस पर बहस हो सकती थी, लेकिन अब तो ये ओवर रीच है और आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को अब ये सब चीजें सुननी भी पड़ रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जो देश की सबसे बड़ी हाई कोर्ट है, वहां उनको बड़ी बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी है और पीछे हटाना पड़ा, मुझे कहना पड़ेगा। माफ कीजिए, मैं संविधान के पूरे हर एक उसको सम्मान के साथ में कह रहा हूं, लेकिन ये जो लड़ाई अब संसद से सड़क तक दिख रही है, इस लड़ाई का कोई ना कोई नतीजा तो जरूर मिलेगा, ऐसा तो मेरा मानना है। और ये नतीजा इस देश की आने वाली राजनीति की दिशा भी तय करेगा, क्योंकि आप अगर इस समय देख रहे हैं ये जो पीढ़ी आएगी उसमें जाने वाले लोगों पर क्या क्या आरोप होंगे ये भी तय है। और इस समय अगर आप देखेंगे कि राहुल गांधी या समूचे विपक्ष पर अलग अलग किस्म के मुकदमे हैं, इसीलिए आप देखेंगे जनता के बीच में जाके वो लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। उनको अब संस्थाओं के साथ टकराना है। अगर आप उन चुनावी प्रक्रियाओं को, चूंकि ईडी को सुप्रीम कोर्ट खुद बोल चुका कि आप ठगों की तरह बिहेव नहीं कर सकते, सीबीआई का इस्तेमाल कांग्रेस भी जिस तरह से कर चुकी थी उसकी प्रक्रिया जारी है। इस समय इस देश में जो सरकार है वो भी किसी को रिटायर नहीं होने दे रही, किसी भी अफसर को एक के बाद एक पोस्ट देती जा रही है। तो ये सारी चीज़ों का जो हलाहल इकट्ठा हो रहा है वो किसी ना किसी को तो पीना पड़ेगा। इस समय जो मंथन चल रहा है, मुझे लगता है कि मैं इसको एक लोकतंत्र के अंदर की प्रक्रिया का मंथन है। इससे अमृत और विष दोनों निकलेंगे और ये जो जानकारियां निकल रही हैं कि किस तरह से कहाँ कितने घुसपैठिए शामिल हो गए, कहाँ कितने घुसपैठिए किन किन सीटों पर असर डाल सकते हैं, कहाँ कहाँ किन किन घुसपैठियों ने पूरे देश की उस कल्चर, संस्कृति और सनातन चल रहे एक देश की आत्मा को क्षत विक्षत किया है, ये सब जो पता चलना है ये उस मंथन से निकलते हुए जो है जो बाकी सब घोड़े और तमाम निकले थे, हाथी, उससे उसी तरह से निकल रहे हैं। अब हमको ये देखना होगा कि इस विष और अमृत का पान कौन करता है। तो मंथन है, चलने दीजिए। आज का दिन उस मंथन में बहुत बड़ा होगा। समुद्र मंथन है लोकतंत्र का, उस सब में हम लोग अलग अलग लोग हम देख रहे हैं, कहाँ कौन खड़ा है ये सब अपने आप तय करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के दिन आप लोगों को बहुत गौर करने की ज़रूरत है। हम जब रात में 8 बजे मिलेंगे एक बार फिर से लाइव में, तो उस वक्त आज के दिन का हाल देखेंगे। आज का दिन देखने लायक होगा संसद से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में तो कल बहस होगी, लेकिन सड़क पर और संसद का ये जो कार्य है उसको देखने की ज़रूरत है। 2 नोटिस आ चुके हैं, राहुल गांधी जवाब क्या देते हैं और उसके बाद चुनाव आयोग क्या करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और थंबनेल को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मिल सके। इसके साथ साथ आप धीरेन्द्र डायलॉग पर भी जाइएगा, उस पर राष्ट्र के लिए इतिहास, इस राष्ट्र के साथ जुड़ी हुई ऐसी कहानियाँ जो शहीदों की हैं, जो बलिदानियों की हैं, उन पर कविताएं, और इस अगस्त महीने में ऐसे शहीदों को याद करने की कोशिश जिनको हम लोग भुला चुके हैं। नमस्कार।